नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके इस बिहारी से चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान लैब असिस्टेंट परीक्षा 2025 की दृष्टि से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। टॉपिक रहने वाला है आपका कोशिका एवं जैव रसायन, जिसको अपन सेल एंड बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। इनमें अपन हम 25 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ऑल एग्जाम में पूछे गए हैं, मतलब जो ये सभी एग्जाम के होते हैं, जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑल एग्जाम मतलब जो सभी एग्जाम होते हैं उनके लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन है, तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा जो कि कोशिका से संबंधित है। कोशिका की खोज किसने की थी? सेल जो कि अपन जानते हैं अपने शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, तो कोशिका की खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक नामक का एक वैज्ञानिक था, उसने की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस सेल का मतलब क्या है? कोशिका का क्या है? यह शक्ति गृह। शक्ति गृह का मतलब अपन एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर पावर स्टोर रहती है। और पावर स्टोर किसके रूप में रहती है? एटीपी के रूप में। अपने शरीर में ऊर्जा का निर्माण किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी दोस्तों क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक ऊर्जा का प्रकार होता है। तो जो एटीपी का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? अपन जानते हैं कि आनुवंशिक घटक कौन से होते हैं? दो होते हैं। एक तो होता है डीएनए, एक होता है आपका आरएनए। ठीक है, डीएनए होता है वो होता है आपका द्विकुंडलित होता है और आरएनए होता है सिंगल। ठीक है, तो जो डीएनए की को द्विकुंडलित का मॉडल था कि ये डीएनए द्विकुंडलित संरचना का होता है, ये मॉडल आपका वॉटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? तो आरएनए में अपन बात करें शुगर की, तो आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है आपका राइबोस शुगर। आरएनए और डीएनए दो आपके न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जबकि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए में अंतर भी आप इस अंतर में बता देते हैं आपको। डीएनए और आरएनए में मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर की बात करते हैं तो अंतर ये देख सकते हैं। तो ये रहा आपका डीएनए व आरएनए में अंतर। ये डीएनए और आरएनए में अंतर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। हर एग्जाम में लगभग इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहली तो इनकी जो फुल फॉर्म है ये याद करनी है। ये इनकी फुल फॉर्म दे रखी है। फुल फॉर्म का मतलब है इनका पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम बता दिया, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। और इनमें कौन कौन से अम्ल क्षारक पाए जाते हैं? तो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। इनमें जो आपका एक क्षारक होता है यूरेसिल, जो कि आपका पाया जाता है ग्वानिन की जगह। अब ये केंद्रक में पाया जाता है और ये केंद्रक में नहीं पाया जाता, आरएनए। और आनुवांशिक पदार्थ का कार्य कौन करता है? आपको पता ही होगा, डीएनए करता है। और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है? आपका आरएनए करता है। तो ये डीएनए और आरएनए में कुछ अंतर थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है, कोशिका जो झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपकी किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से। अब है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है? तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो आपकी सबसे बड़ी कोशिका है, अभी तक खोजी गई। फिर सातवीं है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कौन सी कोशिका होती है? अवायवीय कोशिका होती है। ठीक है, ये अवायवीय होता है, मतलब ये वायु के बिना भी जीवित रह सकती है। फिर है, किसमें भित्ति नहीं पाई जाती? तो प्राणी कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कोशिकाएं जो आपकी प्राणी कोशिका होती हैं, कवक कोशिका होती हैं आपकी जन्म, उसमें भित्ति होती हैं। लेकिन जो प्राणी कोशिका होती है उसमें भित्ति नहीं होती है। प्राणी कोशिका मतलब जो प्राणियों में कोशिका पाई जाएगी उसमें क्या होगी? आपकी कोशिका भित्ति नहीं होगी। और कोशिका भित्ति की बात आ गई है तो अपन जानते हैं कि पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, पादप में जो आपकी कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और कवक में बात करें तो कवक में किससे बनी होगी दोस्तों? कवक में बनी होगी आपकी काइटिन से। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो किससे बनी होगी? काइटिन से। तो ये कोशिका भित्ति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। काइटिन से बनी होती है कवक की और पादप की बनी होती है सेलुलोज से। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है? तो लाइसोसोम को अपन जानते हैं आत्मघाती थैली के रूप में जानते हैं। ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, पादप कोशिकाओं में कौन सा जो अंगाणु होता है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? हरित लवक।
हरित लवक होता है जो आपके पादप में जो होता है, हरे पादप, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो उसमें सहायक होता है। और डीएनए का कार्य क्या है अपन जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था, आनुवांशिक सूचनाओं का संग्रहित करना। जबकि जो आरएनए का काम होता है वो आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण का। तो जो डीएनए का वर्ग होता है वो अपन ने अभी पढ़ लिया था कि आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करना होता है। फिर है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन होता है दो प्रकार का, एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, और एक होता है आपका समसूत्री विभाजन। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो आपका सेल डिवीजन होता है वो दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मायोसिस। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 है कि एंजाइम का क्या कार्य होता है, तो जैव रासायनिक क्रियाओं को तेज करना। जैसे कि कोई एंजाइम है वो क्या करता है, जैव रासायनिक क्रियाएं जो धीमी हो रही हैं, अगर एंजाइम मिला देंगे तो एंजाइम क्या करेगा, जो जैव रासायनिक क्रियाएं उनको, जो उनकी गति है या उनकी दर है वो बढ़ा देगा। फिर है मानव में डीएनए या गुणसूत्र की कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र का मतलब ये किस में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, तो ये इनके हो जाएंगे आपके 23 जोड़े। तो 46 गुणसूत्र होते हैं और वो रहते हैं आपके जोड़े में, तो इनके हो जाएंगे 23 जोड़े। फिर है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल होता है 120 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो दोस्तों कितना होता है, 120 दिन होता है। ये आपके ब्लड की बात करें तो ब्लड में किसने, जो आपका रक्त होता है, रक्त में आपके 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। रक्त में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है आपकी WBC, एक होती है RBC और एक होती है आपकी प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो इसमें जो WBC होती हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, RBC होती हैं वो आपकी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और प्लेटलेट्स होती हैं वो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। और अब इसमें अगर हम बात करें जो WBC का कार्य क्या होता है, तो ये अपना प्रतिरक्षा से संबंधित होती है। WBC का कार्य क्या होता है दोस्तों, प्रतिरक्षा से संबंधित। और लाल रक्त कणिका में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना लाल रक्त कणिकाओं में। अब हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है कि आपका जो रक्त का जो रंग है वो कैसा होता है, लाल रंग होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आपका जो रक्त होता है वो क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। फिर बात करते हैं एटीपी का जो पूर्ण रूप है वो क्या है, तो एटीपी का पूरा जो पूर्ण रूप होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है आपकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी होती है, एटीपी की कहाँ पे पाई जाती थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती थी क्या, एटीपी। तो ये आपकी एटीपी पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं अपन दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब क्या होगा, पावर हाउस ऑफ सेल, इसका मतलब ये होता है कोशिका का शक्ति गृह। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो 2 वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और श्वान, उन्होंने प्रतिपादित किया था। रक्त में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। अब एक फैक्ट आपको याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब ऑक्टोपस में बात करें तो ऑक्टोपस का रंग होता है आपका नीला रंग होता है, तो उसमें भी वर्णक अलग पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में जो अतिरिक्त जल भंडारण का कार्य कौन करता है, तो रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होती हैं, वो पादप कोशिका में जल भंडारण का कार्य करती हैं। शरीर में ऊर्जादायी यौगिक कौन सा है, शरीर में ऊर्जादायी यौगिक आपका ग्लूकोज होता है। अमीनो अम्ल किसके बने होते हैं, तो प्रोटीन की श्रृंखलाओं से बने होते हैं। अगला प्रश्न बात करें क्वेश्चन नंबर 22, तो हमने देख ही लिया था अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। इंसुलिन का नियंत्रण होता है वो किस में सहायक होता है, तो रक्त शर्करा के नियंत्रण में। जो ब्लड शुगर होती है उसमें आपका ये सहायक होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत या लीवर अपन कह सकते हैं। अब शरीर में पाचन है वो किस अंग में से शुरू हो जाता है, तो पाचन है वो आपके मुख में से ही शुरू हो जाता है। जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो मुख में से ही आपकी पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। फिर है आपका मानव शरीर विज्ञान, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका जो रक्त का क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज होती है। ये जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज होती है। ये जो आपकी स्टेपीज है ये कहाँ पे पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो स्टेपीज आपकी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, कान में, ठीक है। और शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर की।
फीमर कहाँ पे पाई जाती है? आपकी जांघ में, पैर की हड्डी होती है ना, जांघ में पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर बात करते हैं वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई है उसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। जो आपकी किडनी होती है वो नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। नेफ्रॉन की कई सारी इकाइयाँ होती हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। कौन सा अंग है शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है? तो यकृत और गुर्दे होते हैं, वो शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालते हैं। कौन सा रक्त समूह शारीरिक दाता है? मतलब ओ नकारात्मक, जो मतलब ऐसा रक्त समूह जो सभी को रक्त दे सकता है। तो जो ओ नेगेटिव होता है वो आपका सभी को रक्त दे सकता है। सभी को रक्त दे सकता है, इसका मतलब क्या होगा? जो ओ वाला है वो ए वाले को भी रक्त दे सकता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, उसको भी रक्त दे सकता है, ए बी है उसको भी रक्त दे सकता है, और ओ है उसको भी रक्त दे सकता है। जबकि ए बी और ए बी वाले सभी को रक्त नहीं दे सकते। फिर है आपका कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्रही होता है? सार्वत्रिक ग्रही का मतलब है सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ये होता है आपका ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव है वो आपका सभी से जो रक्त है वो ग्रहण कर सकता है, और जो ओ नकारात्मक होता है वो सभी को रक्त दे सकता है। हार्मोन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उनके द्वारा हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। फिर है थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा होता है? थायरोक्सिन। और इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो अग्नाशय नामक एक ग्रंथि होती है, पैनक्रियाज जिसको अपन कहते हैं, वहां पर इंसुलिन का निर्माण होता है। फिर है थायराइड ग्रंथि हमने देख लिया। अब है रक्त का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है? जो हमने पहले देखा था, हीमोग्लोबिन के कारण। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को अपन क्या कहते हैं हिंदी में? कुपिकाएं, कुपिका कहते हैं। तो कुपिकाओं के द्वारा क्या होता है? फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपके 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जो आपका मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऑक्सीजन की अधिकता होने पर किस गैस का स्तर गिर जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 पर कहते हैं, उसकी जो स्तर होता है वो गिर जाता है। फिर अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46 है, महिलाओं में प्रजनन हार्मोन कौन से होते हैं? तो महिलाओं में प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। और पुरुषों में कौन सा होता है आपका? टेस्टोस्टेरोन। तो पुरुषों में हार्मोन की बात करें तो कौन सा होगा? टेस्टोस्टेरोन। ये होगा है किसमें? मेल में, ठीक है। और ये कौन से होते हैं? फीमेल में। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टेस्टिस में। तो ये जो मेल होता है उसमें वसन में पाया जाता है आपका ये हार्मोन। फिर है शरीर में विटामिन डी का जो निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से होता है। और विटामिनों की बात आ गई है तो विटामिन ए का जो अपन देखते हैं, ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन की ए की कमी से अपन जानते हैं कौन सा रोग होता है? रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और सी की कमी से होता है स्कर्वी। तो ये कुछ विटामिनों के रोग भी आपको याद रखने हैं जो जनरल साइंस में आते हैं। अब डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो ये होता है विटामिन के। तो ये जो जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने देख लिए थे। अगर आपको क्लास 12 के या भी आप 12th में हैं तो आपको अगर नोट्स चाहिए भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, लैब असिस्टेंट की तैयारी करने के लिए, तो आपको जो नोट्स हैं वो 100 RS में इस नंबर पर कांटेक्ट करें, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही आपके साइंस के नॉलेजफुल वीडियो और MCQ पर्सन की सीरीज के लिए, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए भी, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।